हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंशों से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो विजयनगर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुई थी। 1335 में जब मदुरा के गवर्नर जलाउद्दीन ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया तो समस्त दक्षिण भारत में तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया। मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भारत भेजा और उन्होंने काम्पिली के विद्रोह का दमन किया। हरिहर और बुक्का दोनों ही विद्यारण नामक एक संत के प्रभाव में आए और उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये दोनों संगम के पुत्र थे, मतलब इनके पिताजी जो हैं हरिहर और बुक्का, उनके पिताजी का नाम संगम था और अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः ओनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी रही हैं। विजयनगर का वर्तमान नाम जो है हम्पी है। यहाँ से उनके खंडहर प्राप्त होते हैं। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल प्रसिद्ध स्थल है। अगला, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम जो है संगम था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विजयनगर शहर किस नदी पर बसा है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हमारा पेनुगोंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनुगोंडा। निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेनुगोंडा। तालीकोटा के युद्ध के उपरांत राम राय के भाई तिरुमाल ने पेनुगोंडा को राजधानी बनाई। उसने कुछ अंशों में साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करने में सफलता पाई। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के खंडहर कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हम्पी से होते हैं। आगे है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था तो विजयनगर राजाओं का। तो यहाँ से सायण जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सायण किसके समय था। तो अगर दिल्ली में देखें तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे और अगर देखें कि किसके दरबार में था तो विजयनगर राजाओं के। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को विजयनगर शासकों का राज्याश्रय प्राप्त था। वह संगम वंशीय शासक हरिहर द्वितीय का मंत्री था। उसके नेतृत्व में गठित विद्वानों के एक संघ ने चारों वेदों तथा अनेक ब्राह्मण एवं अन्य ग्रंथों की व्याख्या का जटिल कार्य पूर्ण किया था। सुधानिधि, आयुर्वेद सुधानिधि तथा सुभाषित सुधानिधि जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय जो है सायण को ही जाता है। एक तो उन्होंने वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण हैं, दूसरी सुधानिधि, आयुर सुधानिधि और सुभाषित सुधानिधि, ये किसके ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है सायण के। आगे देखते हैं, वैदिक काल के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी? तो आंसर हमारा पराशर स्मृति पर टीका, पराशर स्मृति पर माधव की टीका। विजयनगर साम्राज्य का काल संस्कृत और तेलुगु साम्राज्य के उत्थान का काल था। इस काल में संस्कृत का अत्यधिक विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में सायण के भाई माधव जो प्रसिद्ध टीकाकार थे, पराशर स्मृति पर महत्वपूर्ण टीका जो है पराशरमाधवीय की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो आंसर बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने। हरिहर की, अब यहाँ पर बुक्का कब बनता है? हरिहर तो सबसे पहले बना था और दोनों ही भाइयों ने क्या है स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, मतलब सॉरी संगम वंश की। हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर बुक्का जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने मदुरा सल्तनत पर भी अधिकार कर लिया, जो उसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता के पश्चात उसके साम्राज्य की सीमा रामेश्वर तक पहुंच गई। इसी कारण बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपत्य भी कहा जाता था। 367 में विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। यह पहला युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों ने तोपों का प्रयोग किया, लेकिन बुक्का पराजित हुआ। बुक्का प्रथम की एक उपलब्धि यह रही कि 1374 में चीन में एक दूत मंडल भेजा था। बुक्का प्रथम की मृत्यु के पश्चात हरिहर द्वितीय जो है 1377 में संगम वंश का अगला शासक बनता है। तो हरिहर पहले, फिर बुक्का बनता है जिसने चीन में एक राजदूत भेजा था। फिर उसके बाद बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय बनता है। वह पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यानी हरिहर और बुक्का के बाद जो है हरिहर द्वितीय बनता है, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वह एक महान विजेता था। उसने मैसूर, कनारा, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों की विजय की थी। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला विजयनगर का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित विजयनगर साम्राज्य शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर प्रथम, ओ सॉरी हरिहर द्वितीय। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा देवराय द्वितीय ने। देवराय प्रथम जो है 5 नवंबर 1406 में विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। बहमनियों की शत्रुता का सामना करने के लिए उसने कुशल तुर्की धनुषधारियों को अपनी सेना में भर्ती किया था। किंतु बहमनी और विजयनगर बहमनी और विजयनगर युद्ध में देवराय प्रथम को पराजय का सामना करना पड़ता है। पराजय का सामना करना पड़ता है। पराजय के परिणाम स्वरूप सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी उसने कर दी और दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ना रहे। उसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे। देवराय प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय बना। तो देवराय प्रथम तो भाई अ, हार गए थे युद्ध में और फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह से करा दी। इसके अलावा दोआब का जो बांकापुर वाला इलाका था वो भी फिरोज शाह तुगलक को देना पड़ा। इसके अलावा फिर उसके बाद जो है देवराय द्वितीय शासक बनता है। देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा जाता है। तो याद रखिए, सबसे पहले हरिहर है, फिर बुक्का है, फिर हरिहर प्रथम है, सॉरी द्वितीय है। हरिहर द्वितीय होने के बाद फिर ये देवराय प्रथम है, फिर देवराय द्वितीय है, जिसको गजबेटकर भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय का संघर्ष बहमनी सुल्तान अहमद शाह के साथ हुआ, जिसमें देवराय पराजित हो गया। उसने अपनी इस पराजय का विश्लेषण किया तथा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए अपनी सेना में घुड़सवार मुसलमान लड़कों एवं धनुर्धारों को शामिल किया और उन्हें जागीर प्रदान की। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय जो है विजयनगर आया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि देवराय
प्रथम के बाद देवराय द्वितीय बनता है, उसको गजबेटकर की उपाधि मिलती है और देवराय द्वितीय के समय ही अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर आया था। ये एक फारसी राजदूत था। वह विजयनगर के बारे में लिखता है कि वह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में एक है। उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योग तथा बंदरगाहों, कृषि, निवासियों के रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों, दरबार, नगर व खजाने आदि अनेक बातों का अच्छा वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में से किसने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी? तो आंसर हमारा देवराय द्वितीय हो जाएगा, सॉरी प्रथम हो जाएगा। लेकिन वो युद्ध में हार जाता है, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले जो है देवराय प्रथम ने है तुर्की जो सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे? तो यहाँ पर देवराय प्रथम हो जाएंगे, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़कों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक, अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवराय द्वितीय के समय में, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, ईरान का था अब्दुल रज्जाक। सुलभ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर नरसिंह राय। सुलभ राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह राय। नरसिंह देव राय सालुब ने 1485 में प्रौढ़ देवराय को हटाकर सुलभ वंश की नींव डाली थी। नरसिंह सालुब अपने वंश का एकमात्र स्वतंत्र शासक था। 1490 में उसकी मृत्यु के अवसर पर दोनों पुत्र अल्पायु थे तथा सालुब नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक का संरक्षण उसका बनता है, उसके बेटे का। और 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह राय तुलुब ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलुब वंश की स्थापना की। आगे है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो बिल्कुल निसंकोच होकर कृष्णदेव राय हमें लगाना है। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेवराय सबसे महान शासक हैं। वह एक महान निर्माता होने के साथ साथ तेलुगु एवं संस्कृत का विद्वान भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें आमुक्तमाल्या जो कि तेलुगु ग्रंथ है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महाकवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं संस्कृति एवं साहित्यिक उपलब्धियों के कारण कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्ण देव राय ने बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण करके बहमनी शासक मसूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर आसीन किया तथा उसे यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि दी थी। बहमनी सुल्तान मसूद शाह को। आगे देखते आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंध्र भोज की जो उपाधि है विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने धारण की थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो आंसर कृष्णदेव राय हो जाएंगे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्याद की रचना की। जिसमें उसने कहा कि मुकुटधारी, मतलब ये जो कोटेशन है वो तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म पर दृष्टि रखते हुए शासन करना चाहिए एवं राजा को अपने चतुर्दिक राजनीति में दक्ष लोगों को एकत्र
करके शासन करना चाहिए। राम राय जो है विजयनगर का मंत्री था। सदाशिव के शासन काल में राज्य की वास्तविक शक्ति उसके हाथ में थी। राम राय के समय जो है 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय संगम वंशीय शासक था। उसके काल में ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। आगे देखते हैं, कृष्ण देव राय ने आमुक्त माल्यात की रचना किस भाषा में की थी? तो तमिल में की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, तेलुगु में की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम्पी में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो कृष्ण देव राय ने करा था। स्वामी विठल स्वामी विजयनगर के तुलुक वंश के शासक। विजयनगर में बहुत सारे जो है वंश थे, तो उसमें एक तुलुक वंश था, जिसका शासक कृष्ण देव राय ने हम्पी में विठल स्वामी के मंदिर व हजारा मंदिर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त नांगलपुर नामक नवीन नगर भी बसाया था। कहाँ पर? और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो नांगलपुर नवीन नगर भी बसाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो नांगलपुर बसाया था। ये नया क्वेश्चन है नागलपुर वाला। ये एक टाइम होता है ना कि कृष्ण देव राय से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी क्या है, उससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी यूजीसी नेट अक्सर कब क्या पूछ ले उसका कुछ पता नहीं, इसलिए जो पेपरों में आता रहा है हमेशा हमें उस पर जरूर से जरूर उस टॉपिक पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, उसने एक नगर बसाया था, नांगलपुर, याद रखिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आस्ट 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवि थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा तेनाली रामा, अलसानी पेडन्ना अलसानी पेडन्ना, भट्टमूर्ति, धुरजिती धुरजिती आदि प्रमुख इसमें हुआ करते थे। अलसानी पेडन्ना जो है मनुचरितम है और हरि कथा सागर की रचना की थी अलसानी पेडन्ना ने। इन्हें ग्रंथ आंध्र कवि का पिता कहा जाता था। अलसानी पेडन्ना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का सर्व युग कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये थे कृष्णदेव राय के। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का था। राजा खुद ही अमुक्त माल्याद जो है तेलुगु में उन्होंने लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य में सती होने का उल्लेख कौन करता है? तो आंसर हमारा एडोडोर बारबोसा। बारबोसा जो है वो सती प्रथा का वर्णन करता है। बारबोसा जो है 1516 में कृष्णदेव राय के शासन काल में ही आया था। इसके अलावा अगर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, तो यहाँ पे अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में आए थे। तो याद रखिए, बारबोसा जो है कृष्ण देव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसी यात्री ने सती प्रथा के संदर्भ में बताया है कि यह लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं था। तो याद रखिए, लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मण में ये सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। राज्य व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रथा को प्रोत्साहन नहीं देता था। अब्दुल रज्जाक एक ईरानी राजदूत था और विजयनगर में देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 से लेके 43 में आया था। उसने विजयनगर की राजनीतिक शासन
संबंधी आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का अच्छी तरह से वर्णन किया। निकोले कॉन्टी जो है इटली का पर्यटक था। यह देवराय प्रथम के समय में आया था। तो याद रखिए देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में, और जो बारबोसा है वो कृष्ण देवराय के समय में आया था। यह देवराय प्रथम के निकोले कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के उसमें आया था। उसने भारत के रीति रिवाज और जनता की दशा का वर्णन किया, और मार्क पोलो जो 13वीं शताब्दी में भारत भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कृष्ण देवराय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उनके दरबार में आए थे। तो अब्दुल रज्जाक तो देवराय द्वितीय के समय में आए थे, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही, यानी असत्य बताना है तो असत्य यही है। व्याख्या देखते हैं फटाफट। कृष्ण देवराय ने प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कराया, जो कला मार्मेगो के दृष्टिकोण में उत्कृष्ट उदाहरण है। कृष्ण देव राय महान सेना नायक था। उसने रायचूर दुआ पर अधिकार कर लिया। 1513 में उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। 1514 में उदयगिरी को जीता। 1520 में उसने बीजापुर को जीता एवं गुलबर्गा का किला नष्ट किया। शासन कृष्णदेवराय का शासन काल 1509 से लेकर 29 तक था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस या डोमिंगो पाइस आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था, न कि कृष्ण देवराय के काल में। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, सूची नहीं मिलान में अरेंज करना है। तो सबसे पहले अब्दुल रज्जाक जो है वो आया था देव राय द्वितीय के समय में। इसके अलावा निकोलो कॉन्टी जो है वो देवराय प्रथम के समय में आया था। तो 1 और 2, तो ये तो कृष्ण, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कृष्ण देवराय के शासन काल में, तो ये दोनों तो नहीं आए थे। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? 3 और 4 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डोमिंगो पेस और फेरनाव नुनूज जो है देवराय के शासनकाल में आए थे। डोमिंगो पेस और फेरनाव नुनूज, नुनूज और पेस ये कृष्णदेवराय के समय में आए थे, और बारबोसा भी आया था। आगे है निकोले कॉन्टी विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इटावली मतलब इटली का यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक ये फारसी यात्री था जो 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। डोमिंगो पेस ये पुर्तगाली यात्री कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इसने कृष्ण देवराय के शासनकाल का आंखों देखा वर्णन किया था। नुनूज जो है ये पुर्तगाली यात्री घोड़ों का व्यापारी था। इसने अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। आगे है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसको राक्षसी तरंगड़ी और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर और बहमनी महासंघ, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर शामिल थे, की संयुक्त सेनाओं में तालीकोटा, राक्षसी तरंगड़ी और हट्टी बट्टी का युद्ध हुआ। उसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई और 70 वर्षीय राम राय वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा गया। विजयनगर शहर को निर्ममता पूर्वक लूटा गया। वह इस युद्ध से के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। तो एक तो डेट याद रखनी है कि 1565 में बन्नी हट्टी और राक्षसी तरंगड़ी और तालीकोटा का युद्ध होता है, लेकिन किसके राजा कौन था उस समय? सदाशिव राय विजयनगर का शासक था। आगे है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकोंडा की संयुक्त
विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार सेविल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उस साम्राज्य का क्या नाम बताया है? तो विजयनगर साम्राज्य बताया है। सेविल ने ए फॉरगेटन एम्पायर में विजयनगर साम्राज्य। 23 जनवरी 1565 में तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य सेविल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटेन एम्पायर में लिखा किया है। उसने लिखा कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस तरह सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का है। विजयी शासकों ने 5 माह तक विजयनगर को लूटा और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित विट्ठल स्वामी के मंदिर के शान में सजे हुए भवनों में भयंकर आग लगा दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 में विजयनगर की विजय की ठीक बाद वहां की यात्रा की थी और विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है? तो सीजर फेडरिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुर्तगाली यात्री सीजर फेडरिक ने तालिकोटा के युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। फेडरिक ने विजयनगर के 24 मील के घेरे में होने का वर्णन किया है। न्यूनूस सबसे पहले अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत विजय की यात्रा की थी और वहां हो रहे सामंती विद्रोह एवं अराजकता का वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था जिसने 1442 से लेकर 43 में विजयनगर की यात्रा की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने का अनुमति दी थी? तो आंसर वेंकट द्वितीय ने। वेंकट द्वितीय ही था जिसने पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। विजयनगर सम्राट धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करता था वेंकट द्वितीय, और इसने जो है वेल्लोर में गिरजाघर बनाने की स्थापना करने की अनुमति दे दी। विजयनगर साम्राज्य के आयंगार संबंधित थे तो ग्राम प्रशासन से। किससे? ग्राम प्रशासन से। व्याख्या देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ एक गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इस ग्रामीण प्रशासनिक इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से अयंगार पुकारा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई और उनके पद अधिकांशतः पैतृक हो गए, वहां तक कि वे अपने पद को बेचकर या गिरवी भी रख सकते थे। उनको वेतन नहीं मिलता था परंतु उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें राज्य के करों से मुक्त रखा गया था। उनका मुख्य उत्तरदायित्व अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो सैनिकों का अनुदान दिए जाते थे तो उसको आमरण कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें वेतन के बदले जो है अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए एक विशेष भूखंड यानी आमरण प्रदान की जाती थी। इन सेना नायकों को आमरण भूमि का प्रयोग करने के कारण उन्हें आमर नायक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में नायक हुआ करते थे सामंत सिंह। सामंत सिंह नहीं, सामंत प्रमुख हुआ करते थे। विजयनगर में साम्राज्य के नायक सामंत प्रमुख हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कुट्टम थी। कुट्टम जो है सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। विजयनगर राज्य जो है राज्य मंडल कोट्टम नाडु और मेलाग्राम में विभाजित था जिसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई राज्य एवं प्रांत थी। इसके पश्चात मंडल थी
परंतु विकल्प में जो है राज्य और मंडल का उल्लेख नहीं है, इसलिए कोट्टम सही आंसर होगा। आगे विजयनगर साम्राज्यों में जिलों को क्या कहा जाता था? तो जिलों को कुट्टम कहा जाता था। आज के जो जिले हैं उस समय कुट्टम हुआ करते थे। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो मोहिनीअट्टम, यक्षगान हो जाएगा यहाँ पर, यक्षगान। तो विजयनगर की जो नृत्य शैली थी यक्षगान। विजयनगर साम्राज्य में भारतीय नृत्य शैली यक्षगान सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान, जिसमें मंच पर संगीत और वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता था, इस काल में बहुत लोकप्रिय थे। सामान्यतः अभिनय विशेष अवसरों पर किए जाते थे। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते थे। वोल वोम लाट छाया नाटक, शतरंज और पासा खेलना अन्य मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं शतरंज के प्रेमी थे तथा उन्हें प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया जाता था। अभिजात्य वर्ग के स्त्री और पुरुष दोनों में जुआ खेलने के भी प्रमाण मिलते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देना तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो शतरंज। विजयनगर शासनकाल में मनोरंजन के प्रमुख साधन में शतरंज, यक्षगान, जुआ खेलना। इसमें से शतरंज में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य जो है पारितोषिक देता था तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1347 में। 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य और राजवंश का प्रारंभ दिल्ली के सुल्तान महमूद तुगलक के मोहम्मद तुगलक के अधिकारी हसन गंगू, जिसका नाम था जफर शाह, 1347 में किया था। हसन अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसलिए उसका वंश जो है बहमनी कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया और अपनी राजधानी कुलबर्गा अथवा कुलबर्गा में बनाई। उसने 11 वर्ष तक शासन किया। कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ: बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आंसर हो जाए हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का स्थापना हुई थी? तो आंसर क्या है? 14वीं शताब्दी में। वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है: बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये सही नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ वंश है, संस्थापक हैं और बस। बीजापुर आदिल शाह है यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह 1489 में, 1489 में बीजापुर की स्थापना की थी आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने। आगे है अहमदनगर में। अहमद अहमदनगर में निजाम शाही थी, मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी 1490 में। गोलकुंडा जो है कुतुब शाही कुली कुतुब ने की थी 1512 में। बरार जो है इमाद शाही फतेहुल्ला और इमाद शाह 1484 में। वीदा जो है वरीद शाह अमीर अली बरीद 1526 में की थी। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी गई है और उसका हमको मिलान करना है। आदिल शाही का हो जाएगा, अभी देखा था बीजापुर। निजाम शाही का अहमद नगर। इमाद शाही का बरार हो जाएगा। कुतुब शाही का गोलकुंडा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा।
फिर से सूची दी गई है उसका मिलान करते हैं। शर्की जो है जौनपुर का ही है तो डी, तो यहाँ पर 2 जगह है। इसके अलावा देखते हैं कुतुबशाही हमने देखा था, ये है सी ऑप्शन जो है वो अहमद शाह का हो जाएगा। कुतुबशाही हो जाएगी गोलकुंडा की, आदिल शाही बीजापुर की। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर राजवंश और राजधानियां हैं उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर पल्लवों की तो हो जाएगी कांची, पांडवों की मदुरई, यादवों की हो जाएगी देवगिरी, और कातकी की वारंगल। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पल्लव जो है कांची, पांडव मदुरई, यादव की देवगिरी, यादव में जो दा है दा से याद रखेंगे हम देवगिरी, कातकी वारंगल, होयसाल द्वार समुद्र है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है यादवों की द्वार समुद्र, याद रखिए द्वार समुद्र। आगे देखते हैं, होयसालों की है द्वार, द्वार समुद्र ना कि यादवों की। आगे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कात्कीय, देवगिरी, होयसाल, द्वार समुद्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और पांडवों की मदुरई ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? तो मलिक सरवर जो है वो किन्नर था। मलिक सरवर जो है फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद का दास था, जो अपनी योग्यता से 1389 में वजीर बना। सुल्तान महमूद ने उसे मलिक उस शर्क की उपाधि भी दी थी। 1394 में उसे दुआब के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। उसने उस विद्रोह को दबाया ही नहीं, अपितु अलीगढ़ से लेकर बिहार में तिरहुत तक संपूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। वो एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता था, यद्यपि उसने कभी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर उसने दिल्ली सुल्तान को कोई सहायता नहीं भेजी। 1399 में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके पद के कारण इसका वंश जो है शर्की वंश कहलाया। मलिक सरवर किन्नर था, जिसने स्वतंत्र जैनपुर राज्य की स्थापना की थी। बनारस के उत्तर पश्चिम में 34 मील दूर जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और शर्की शासकों के अधीन जो है सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का शिराज यानी शिराज ए हिंद या पूर्व का शिराज कहा जाने लगा। इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की था। अगला क्वेश्चन है, प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम जो है वो था शाही खां। शाही खां काफी इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं पूछा गया यूजीसी नेट में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन उल आबदीन से कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारे हमेशा एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिए शाही खां इनका वास्तविक नाम था। कश्मीर का शासक जैनुअल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। जनता ने उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी, और उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलादीन कहा जाता है। तो दो नाम बहुत फेमस है, कश्मीर का अकबर जैनुअल आबदीन, कश्मीर का अलाउद्दीन जैनुअल आबदीन, शाही खां जैनुअल आबदीन। इसके अलावा एक और उपाधि बुड्ढशाह, तो वो भी जैनुअल आबदीन होगा। इसने जोनराज से कहकर राज तरंगड़ी और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। कश्मीर के बूलर झील में जोनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। शिकायत नामक नामक ग्रंथ की
रचना भी की थी, तो एक शिकायतनामा जो है उसकी रचना भी ज़ैनुल आबदीन ने कर डाली थी और उसने कश्मीर में गौ हत्या को प्रतिबंध करवा दिया था। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को कश्मीर में सर्वप्रथम उसी ने हटाया था। अगला क्वेश्चन है, ज़ैनुल आबदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दी थी, कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। आगे निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर समाप्त किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ज़ैनुल आबदीन, ए ऑप्शन। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया जाता है? तो ज़ैनुल आबदीन हो जाएगा। जोनराज ने, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है अभी हाल में ही पूछा गया है। जोनराज ने अपनी राजतंगड़ी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया था? तो ज़ैनुल आबदीन तक ही बढ़ाया था, क्योंकि उसने भविष्य तो देखा नहीं है, तो ज़ैनुल आबदीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वित्तस्ता के मार्ग को नियंत्रण कर दिया था? सुई ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मा के कर्म सचिव सुई ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाई थी और बितस्ता यानी कि झेलम के मार्ग को बदलकर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की थी। सुई के इस सत प्रयास से भूमि की उपज काफी बढ़ गई और खाद्य पदार्थों के दाम काफी गिर गए थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है होयसाल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हेलीबिड। कौन सा? बी ऑप्शन, हेलीबिड हो जाएगा। यहाँ पर और व्याख्या देख लेते हैं हेलीबिड से रिलेटेड। तो होयसाल यादवों की एक शाखा थी। होयसाल क्या थी? यादवों की शाखा, वही कृष्ण भगवान वाली जो उससे संबंधित थी ना, कृष्ण भगवान यादवों से संबंधित, तो उसी से ही थी। जो अपने को चंद्रवंशी मानते थे, वे गढ़वाड़ी के पश्चिम में चालुक्य नरेशों के सामंत के रूप में शासन करते थे। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय के समय में इस वंश के विष्णुवर्धन ने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया। इस वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक जो है वीर बल्लाल था, जिसके शासनकाल में होयसाल राज्य का चतुर्दिक विस्तार हुआ। उसने दक्षिण नाद चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। होयसाल राजाओं का काल था एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात था। उसके काल में मंदिर निर्माण की नई शैली का विकास हुआ। इन मंदिरों का निर्माण जो है भवन के ऊंचे ठोस चबूतरों पर किया जाता था। चबूतरों एवं दीवारों पर हाथियों, अश्वारोहियों, हंसों, राक्षसों तथा पौराणिक कथाओं से संबंधित अनेक मूर्तियां बनाई गई, जिसके उदाहरण हेलीबिड से प्राप्त होते हैं। हेलीबिड जो है होयसालों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम था, जो कर्नाटक में स्थित था। आगे देखते हैं, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी थी। रामेश्वर तक अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बुक्का ने अपने बेटे कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा। इस अभियान को उनके पुत्र कुमार कंपन ने सफल बनाया। इस मदुरा विजय के विषय में कुमार कंपन की कवित्री पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मधुरा विजय में उल्लिखित की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनपुर में शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन सर्की हो जाएगा। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसका नाम जो है जौना खान था, तो जौना खां के नाम से ही जौनपुर रखा था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने। आगे उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो कपिल कपिलेंद्र था। अंतिम गंग शासक भानुदेव
फोर्थ को अपदस्थ करके उसके एक मंत्री कपिलेंद्र गजपति ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 1435 में सूर्यवंशी गजपति राजवंश की स्थापना करता है। तो गंग के बाद जो है उड़ीसा में वो गजपति वंश आता है। उसने बंगाल और बहमनी सुल्तानों और विजयनगर राज्यों के विरुद्ध जो है सफलतापूर्वक युद्ध किए। कपिलेंद्र के शासन में उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम गजपति ने 1467 में 1497 ईस्वी तक शासन किया। गजपति वंश का अंतिम शासक महान शासक प्रतापरुद्र गजपति था। विद्याधर चंदेल शासक था। तो दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैनिक नियंत्रण थे। जो पॉलीगर थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय हुआ करते थे और सैन्य नियंत्रण भी हुआ करते थे पॉलीगर। अगला क्वेश्चन है, और ये किस समय थे पॉलीगर या पलायियाकार? 16वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन व सेनानायक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। काकतीय, देवगिरी, होयसाल, ये सही है, होयसाल द्वार समुद्र, यादव, वारंगल, मदुरा और पांडव, ये वाला सही है, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्यकाल में सल्तनत युग की स्थापना के उपरांत दक्षिण भारत की विंध्य पर्वतमाला में 4 प्रमुख राज्य थे जो क्रमशः इस प्रकार थे। महाराष्ट्र में देवगिरी के यादव वंश, द्वार समुद्र के होयसाल वंश, वारंगल के काकतीय वंश तथा मदुरा अथवा मावर के पांड्य प्रमुख थे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे होंगे, नए भी हैं और पुराने भी हैं, और साथ ही आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा जो ओल्ड यूजीसी नेट के पेपर हैं वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी साल के बचे हुए हैं जो कि फरवरी में हुए थे। तो जैसे ही मुझे मिलते हैं और व्याख्या के साथ वैसे वो अपलोड हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह वीडियो जो है देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।